नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 31 मार्च की डेडलाइन है नजदीक और अगर अब तक आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं किया तो आपके पास है लास्ट मिनट का मौका। मतलब पीपीएफ, एनपीएस, एएलएस जैसे टैक्स बेनिफिट ऑप्शंस का आप फायदा ले सकते हैं। साथ ही कई बैंक ग्राहकों को 31 मार्च तक हाई इंटरेस्ट रेट वाले एफडी में निवेश करने का ऑफर भी दे रहे हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही अपडेटेड आईटीआर अगर नहीं भरा है तो अब भर लीजिए, वरना लास्ट मिनट में पेनल्टी भी लग सकती है। इसकी भी करेंगे बातचीत। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आज वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो लास्ट मिनट की प्लानिंग आपको क्या करनी है 31 मार्च से पहले, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। मैं सबसे पहले हेमंत जी आपसे जानना चाहती हूँ, कई लोग जो कि लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, कई वजहों से ऐसा हो जाता है, उनके लिए अभी भी कुछ समय बाकी है। तो अगर किसी को टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना है तो अभी ये जो लास्ट मिनट की प्रिपरेशन होती है वहां सबसे ज्यादा फायदा कहां पर हो सकता है? जी स्वाति, वैसे तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कि आप साल के आखिर में आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बट जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको करना पड़े, या कभी कभी हमसे गलती होती है कि हम उसका अगर हमने प्लान नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो कुछ दिन बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपको टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए आपके लिए कुछ दिन बचे हैं यहाँ पे। पहली बात तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस सिचुएशन में है उनको पहले अपनी इनकम देखनी चाहिए और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि कितना टैक्स उनका ऑलरेडी, अगर आप सैलरीड क्लास हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने कितना टैक्स पे कर दिया या कितना टैक्स आपकी सैलरी से कट गया। उसके अलावा अभी कितना टैक्स आपको पे करना है, क्योंकि वो डिटरमिन करेगा कि पहली बात कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा सवाल ये है कि उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। ऑब्वियसली अगर आप, मान लीजिए अगर आपको कुछ पैसा बचाना है और आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने कुछ पहले से प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उसको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाए तो आपको फायदा होगा। मान लीजिए आप कहीं पे इक्विटी में आप एसआईपी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, और आपको लगता है कि वहां पे उसको बढ़ाना भी है और आपके पास ये मौका भी है कि आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप ईएलएस जैसी ऑप्शन है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उनको देख सकते हैं। क्योंकि ओवर ए लॉन्गर पीरियड हम जानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करती है। उसके अलावा किन्हीं कारणों से अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिवली परफॉर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पीपीएफ देख सकते हैं आप, कभी कभी आप यूलिप भी देखते हैं फॉर डिफरेंट रीजन। सो आई थिंक अलग अलग जो ऑप्शंस अवेलेबल है आपको फायदा है उसका, और एनपीएस भी एक काफी अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट उसमें तो आपको 50,000 की एडिशनल छूट भी मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने प्लान नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए क्विकली, और फिर जो ऑप्शन आपको बेस्ट सूटेबल हो, कोशिश ये करनी है कि टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो मजबूरी में ना किया जाए। अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सा प्लान करके आप अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाएं, तो आपको देखेंगे कि टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही जो उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न होंगे वो भी आपके बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको टैक्स बचाने के लिए कई ऑप्शंस मिलते हैं, उसका आप फायदा ले सकते हैं। एनपीएस भी विश्वजीत जी ऐसा एक ऑप्शन है। हालांकि एक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करने का ज़्यादा फायदा मिलता है, फिर भी एनपीएस में निवेश के फायदे क्या हो सकते हैं टैक्स बचत के लिहाज से, ये समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल स्वाति जी, देखिए जैसे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात कर भी रहे थे, जैसे पीपीएफ है जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलती है, या फिर मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स मिलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि यूलिप, ईएलएसएस और एनपीएस। तो ये एनपीएस जो है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग जैसा हम सोच रहे हैं कि गोल भी अचीव हो और टैक्स सेविंग भी हो जाए, दोनों ही पर्पज अचीव हो, तो एनपीएस उसमें बिल्कुल खरा उतरता है। तो एनपीएस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स सेविंग मिलती है अंडर सेक्शन 80C के तहत। तो 1.5 लाख रुपए तक तो आप वहां पे भी टैक्स सेव कर सकते हैं। पर ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ओवर एंड अबव अंडर सेक्शन 80C के तहत 80CC D1 भी
में आप 50,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं और उस पे भी आपको टैक्स का लाभ मिलता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है और आपने 50,000 रुपए निवेश किए, तो 15,000 रुपए का तो आपको टैक्स ही बच गया। और बाकी जो 50,000 रुपए रिटर्न मिलेगी, जो माननीय मतलब नॉर्मल वे में 10% के करीब रिटर्न हमने देखी है एनपीएस में मिलती है, तो वो एक्स्ट्रा मिलेगी। और जब आप रिटायर होंगे तो वहां पे भी आपको लाभ होगा। 60% जो भी आपने कॉर्पस जनरेट किया है, आज इतने सालों में जब आप निवेश करते रहे 10 15 20 साल, तो जो भी पैसा आपने कॉर्पस निवेश किया है उसका 60% आपको बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा, कोई टैक्स नहीं देना। और बाकी का 40% जो है वो आप किसी भी पेंशन स्कीम में या एन्युटी प्लान में निवेश करते हैं, वहां से आपको गारंटेड इनकम आती है। तो तीनों ही लाभ है, जब आप निवेश करते हैं टैक्स का लाभ है, रिटर्न्स जब आपको मिलती है 60 साल के बाद वो भी टैक्स फ्री मिलती है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल को भी अचीव करने में मदद देता है। और मार्केट जैसी रिटर्न्स, क्योंकि इसमें इक्विटी में भी निवेश किया जाता है, तो वो रिटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं, उसका भी लाभ आप पूरा इसमें उठा सकते हैं। तो एटीसी के तहत कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। 31 मार्च से पहले समय पर आप इसमें कर सकते हैं अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग भी। पर 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट के और भी कई ऑप्शन हैं, जिसके तहत कई जो बैंक्स हैं वो स्पेशल एफडीज ऑफर कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तो रेट कटौती हो गई है, लेकिन बैंक चाह रहे हैं कि ग्राहकों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। और इसके तहत हेमंत जी हमने देखा एसबीआई जैसा बैंक, सबसे बड़ा जो बैंक है, या और भी कुछ जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो काफ़ी आकर्षक एफडीआई जो एफडीज है उस पर रेट ऑफर कर रहे हैं। क्या इस मौके को लपक लेना चाहिए? देखिए स्वाति, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक, बिल्कुल आपने बिल्कुल जैसा सही कहा कि हमारे यहाँ पे जो रेट कट की साइकिल है वो शुरू हुई है और उम्मीद है कि आगे एटलीस्ट 2 रेट कट और देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आगे जाके जो एफडी के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होंगे, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा मौका है। और शायद उसी को भुनाने के लिए भी जो जो बैंक्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं। जैसा आपने सही कहा, एसबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और इवन एचडीएफसी बैंक, काफी सारे बैंक्स ने एक स्पेशल डिपॉजिट का जो कैंपेन किया है। और उसमें अगर आप 31 मार्च से पहले अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ऑब्वियसली अगर आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको और भी ज्यादा वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपको एफडी में पैसा लगाना है तो ये एक अच्छी सिनेरियो होगा। दो कारणों से, एक तो आपको रेट अच्छा मिल रहा है, दूसरी बात जैसा हमने कहा कि रेट कट हो रहे हैं तो आगे जाके ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट्स है एफडी के ऊपर वो नीचे जाएंगे। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मौका सही है, लेकिन मौका उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत कंजर्वेटिवली किसी कारण से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल, उनकी एज या किसी भी कारण से। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ज्यादा मिल रहा है इस समय, बिकॉज ये एक स्पेशल कैंपेन चल रहा है 31 मार्च से पहले, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको देख के आप सिर्फ यही कारण से आप एफडी के अंदर पैसा लगाएं। तो जैसा मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको अपनी ओवरऑल एक प्रोसेस के तरीके से करते हो, एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हो, तो उसको फॉलो कीजिए। ये अट्रैक्शन हो सकता है उनके लिए जिनको एफडी में इन्वेस्ट करना है, बट सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है एफडी में पैसा मत लगाइए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो डेफिनेटली जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट जिसकी हमने बात की शो में, वो मुझे लगता है बेटर ऑप्शन हो सकती है। ओके, तो ये रही आपके लिए एफडी में निवेश करने को लेकर राय 31 मार्च से पहले। लेकिन 31 मार्च अपडेटेड आईटीआर रिटर्न भरने की भी है तारीख, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इस पर पेनल्टी या फिर जो ब्याज है वो देना पड़ सकता है अगर आप चूक गए डेडलाइन। तो ये जो अपडेटेड आईटीआर है जिसका मौका 2 साल तक सरकार देती है, विश्वजीत जी क्यों भरना जरूरी है? और जो लोग इसको मिस नहीं करने की, मतलब गलती ना कर जाएं, उसके लिए क्या करें अब? देखिए बिल्कुल ये वो ऑप्शन है स्वाति जी कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है या आपने कोई ऐसी इंटरेस्ट इनकम है जो आप पिछली रिटर्न जब आपने फाइल करी थी तो वो गलती से नहीं कर पाए हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, तो ये गवर्नमेंट आपको एक मौका देती है कि आप अपनी दोबारा से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। और अगर गलती पकड़ी गई तो नेचुरली उस पर पेनल्टी आपके ऊपर लागू होगी। तो ये एक मौका है 2 साल तक। मेरे ख्याल में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 का ये 31 मार्च लास्ट डेट है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। हालांकि इस बजट से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आप 4 साल तक चेंज कर पाएंगे, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक
जो असेसमेंट ईयर मैंने बताया उसकी ये लास्ट मार्च 31 मार्च लास्ट तारीख है। तो अगर आप कोई चूक कर चुके हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में, तो ये लास्ट मौका है, आप अपडेट कर लें, वरना पेनल्टी आपका इंतजार कर रही ओके, तो ये कुछ ज़रूरी तारीखें हैं, ज़रूरी इवेंट्स हैं जो 31 मार्च से पहले आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जो आने वाले हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ दिन बाकी हैं, अभी भी मौका है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए अब दर्शकों से भी बातचीत करने का समय आ गया है शो में। पहले दर्शक सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सौरभ जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। सर, आप ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स बताएंगे अपने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में? मैम, मैंने ना एक अपना फंड डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है मैम। और मैम बिल्कुल, आपके कुछ फंड्स हैं, 6 फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या प्लानिंग है आपके आगे की? रिटायरमेंट प्लानिंग? मैम, रिटायरमेंट प्लानिंग है, 15 से 16 साल का टेन्योर रहेगा मैम। ओके। और मेरा मैम बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे फ्लेक्सी कैप में मुझे बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक में कंफ्यूजन है, तो उसमें मुझे मैम क्लैरिटी चाहिए कि कौन से के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं हेमंत जी, आप जरा प्लीज इनका पोर्टफोलियो स्टडी करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग का लक्ष्य है, इन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए तक तो 16 साल में इन्हें चाहिए ही। फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा कंफ्यूज है, पराग पारिक इनके लिए अच्छा है, या बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप है। बाकी मल्टी कैप भी रखा है, मिड स्मॉल लार्ज एंड मिड कैप का भी अच्छा खासा मिश्रण इन्होंने रखा है। पर क्या ये काफी है अभी मौजूदा इन्वेस्टमेंट इनके लिए? जी स्वाति, देखिए, पहली बात, इनकी जो SIP की इन्वेस्टमेंट है वो 48,000 की इन्वेस्टमेंट है। 16 साल का समय है। जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस इन्होंने बनाया वो करीब 3,34,000 का है। टारगेट मुझे लगता है पूरा होगा अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जो इनका टाइम होराइजन है 16 साल का, यहाँ पे मैंने 12% का रिटर्न मान के चला हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं फंड्स को देखूं, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हालांकि इस अमाउंट से टारगेट पूरा हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम टारगेट सेट करते हैं तो हम काफी चीजों को देख नहीं पाते हैं। हम ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कितना पैसा लगेगा। तो मुझे लगता है कि हमेशा टारगेट को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। और क्योंकि 16 साल का लंबा समय है और अगर करंट इन्वेस्टमेंट से टारगेट पूरा हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली इनके पास स्कोप है कि अपनी SIP की जो रकम है उसको हर साल अगर बढ़ाते रहे, स्टेप अप SIP जो हम बोलते हैं, तो मुझे लगता है कॉर्पस कहीं ज्यादा बड़ा बनेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। तो एक चीज डेफिनेटली इनको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं तो पहली बार कैटेगरी, जो कैटेगरी इन्होंने चुनी है बिल्कुल सही है। इनके पास फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। आई थिंक जो कैटेगरीज एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो हो। ओवरऑल फंड सिलेक्शन भी काफी अच्छा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर मिड कैप में ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंसिडर करें इंस्टेड ऑफ एडलवाइस, तो वो बेहतर होगा। इन्होंने कहा कि इनको कंफ्यूजन है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप दोनों ही क्वालिटी फंड्स हैं। बट अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, पराग पारिक का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वहां पे एक डिफरेंस ये है कि कुछ पैसा जो है 15-16% वो US मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि कुछ पैसा आपका ग्लोबली भी अगर डाइवर्सिफाई हो ऑटोमेटिकली, तो फिर पराग पारिक अच्छा है। बट अदरवाइज मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी, इवन बजाज फिनसर्व इज अ गुड फंड। बट अगर दोनों में से एक चुनना है तो मुझे लगता है इस समय पे आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बेटर ऑप्शन देगा। ओके, तो फ्लेक्सी कैप में कंफ्यूजन को दूर कर दिया हेमंत जी ने। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके इस करंट पोर्टफोलियो को देखकर ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। 48,000 का निवेश है, आप अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्टेप अप और करेंगे तो और कुछ रकम अपने लिए हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सौरभ जी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त मनोज यादव जी, हमारे फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, स्वागत करते हैं सर। आपने अपना पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हमें भेजा, जरा बताएंगे क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ जी, सभी को नमस्कार सर। जी मनोज जी, पूछिए सवाल सर हमारे एक्सपर्ट से। मेरे पास ना मैंने अभी SIP करनी स्टार्ट की है, जिसमें मैंने 8 ये SIP में चूज किए हैं अपने जो फंड्स हैं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। एंड तो मैं चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि क्या मेरी ये जो सिलेक्शन है ये सही है या मुझे कुछ चेंज करने हैं, जिससे मेरा विजन है कि मैं 5 CR कलेक्ट कर सकूँ इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। अच्छा, 15 साल में 5 CR का लक्ष्य, 5 करोड़। क्या रिटायरमेंट प्लानिंग है आपकी? है नहीं मैम, रिटायरिंग मैं वर्किंग हूँ मैम, केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ, लेकिन मैं अलग से मेरी ये सेविंग है।
ओके, अलग से सेविंग है। विश्वजीत जी, एक बार इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें, अराउंड 9 फंड्स इनके पास है, 8-9 फंड्स है इनके पास, और 20,000 का मौजूदा निवेश है। 5 करोड़ रुपए अगर इन्हें चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, सही लग रहा है आपको इनका मौजूदा निवेश? थोड़ा सा गोल स्वाति जी एम्बिशियस है। मनोज जी, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो बहुत बेहतरीन है। हर तरीके का मार्केट कैप का फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है, चाहे वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, या फिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो हर तरीके से आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। बस जो दिक्कत है वो है थोड़ा सा जो एसआईपी आप कर रहे हैं वो कम राशि है। अगर हम 20,000 को 12% का सीएजीआर लेके चले 15 वर्ष में, तो ये करीब करीब 1 करोड़ बनता है। यहाँ से अगर आप 10% का स्टेप अप भी करते हैं तो भी ये 1.73 करोड़ बनता है। तो 5 करोड़ के लक्ष्य तो आप कभी काफी दूर हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी रकम काफी हद तक बढ़ानी होगी एसआईपी की, और फिर लगातार स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। तो आपने एक अच्छा एम्बिशियस गोल रखा है, उसके लिए तारीफ है, लेकिन थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बढ़ाना होगा। और इधर आपके पोर्टफोलियो में भी 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, अभी हम पिछले सवाल में भी चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा ओवरलैप है उन फ्लेक्सी कैप फंड्स में, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से भी कहीं ना कहीं उसमें ओवरलैप है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक बहुत बेहतरीन फंड है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 फ्लेक्सी कैप फंड की आवश्यकता नहीं है और अभी 20,000 की एसआईपी है, तो इतने सारे फंड्स की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप एक ही फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। तो जो 3,000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का है, वो भी आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर दें, तो केवल 7 फंड रह जाएंगे। तो अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, कोशिश करें इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में अपनी एसआईपी बढ़ाएं और नए फंड्स ऐड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट पोर्टफोलियो है। और स्टेप अप करते रहे, तभी आप अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो आपके लिए भी यही सलाह, आप अगर आपको 5 करोड़ का टारगेट लेना है तो स्टेप अप तो आपको करनी ही पड़ेगी अपनी एसआईपी। तो मनोज जी, इन गोल्डन वर्ड्स को जरूर ध्यान में रखिएगा जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको दिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से बातचीत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं, वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। उनसे हम कर रहे हैं बातचीत, और हमारे दर्शक भी आज हमारे साथ हैं और वो अपने सवाल अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हमें पूछ रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं, राजशेखर जी। उनसे करते हैं बात और जानते हैं क्या है उनका सवाल। राज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। आप कुछ 4 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपने हमें अपनी डिटेल्स भेजी थी, 21,000 की एसआईपी। क्या क्या टारगेट सेट किए हैं आपने? हाँ जी, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली हमारा टारगेट है कि मेरा जो चिल्ड्रन है, एक 7 साल का है और दूसरा 5 साल, तो उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए बेसिकली मैं टारगेट सेट किया था हमने, तो 35 लाख का। तो जो अभी 10 साल के दूरी में है फर्स्ट चाइल्ड, और सेकंड चाइल्ड और 2 साल के बाद में, तो दोनों मिला के 70 लाख का मैंने टारगेट रखा है। और उसके लिए मैंने लास्ट ईयर मतलब 2023 से शुरू किया था, सॉरी 2024 से। ओके। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि आपके फंड्स कैसे हैं। ओके हेमंत जी, बच्चों की पढ़ाई लक्ष्य क्लियर कट टारगेट है। 2 बच्चे हैं, दोनों के मिला के 70 लाख का टारगेट इन्हें अगले 10 से 13 साल तक के निवेश का लक्ष्य इन्होंने रखा है। 4 फंड्स कैसे लग रहे हैं और कुछ चेंजेस करने की जरूरत? इस वक्त सबसे पहले जैसा उन्होंने कहा कि बच्चों की एजुकेशन के लिए इनको 70 लाख से कॉर्पस क्रिएट करना है। तो अगर दोनों बच्चों के लिए 35-35 लाख करना है, तो दोनों का समय अलग अलग है, 10 और 13 साल का। तो जो 13 साल का जो लक्ष्य है वो पूरा जो करना है हमको, वहां पे 10,000 की अगर आप एसआईपी साइन करें 21 में से, तो वो टारगेट पूरा होगा। अब जो 10 साल के लिए जो पैसा चाहिए हमें, वहां पे अगर हम 11,000 करते हैं तो करीब 25 लाख का कॉर्पस बनेगा, जहाँ पे शॉर्टफॉल है। तो मुझे लगता है 5 to 7,000 रुपीज का एडिशनल एसआईपी इनको करने की जरूरत है। इन दोनों जो कंबाइंड टारगेट है 70 लाख का, अलग अलग टाइम होराइजन पे पूरा करने के लिए सबसे पहले इनको अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा। कोशिश करें जितना जल्दी कर सकें, ताकि उनको उतना लंबा समय मिले,
ताकि अपने टारगेट के नजदीक तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, सही समय पे शुरू किया है। सिर्फ जैसा मैंने कहा, अपनी एसआईपी का अमाउंट को थोड़ा 5 से 7 हजार आपको बढ़ाना होगा। दूसरा, इनके पास 4 फंड है। ओवरऑल मैं कहूँगा फंड सिलेक्शन अच्छी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, निफ्टी 50 स्मॉल कैप। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 10,000 रुपए जो है 21 में से वो एक ही फंड में जा रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। हमने पहले इस फंड के बारे में बात की। फंड अच्छा है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी अच्छी है, लेकिन उतना ज्यादा अमाउंट मुझे लगता नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 में भी जो पैसा जा रहा है वो लार्ज कैप में जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 5,000 रुपीज अगर रखे वहां पे, और 5,000 जो है वो किसी लार्ज एंड मिड कैप, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, उसमें अगर डालें तो एक बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कर लीजिए आप, ताकि जो मिड कैप का जो एलोकेशन है वो थोड़ा आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। ओके, तो राजशेखर जी, ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में। ऑल द वेरी बेस्ट अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं सुदीप जी। उनसे जानते हैं क्या जानना चाहते हैं। सुदीप राज, नमस्कार सर, बताइए, आपने अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हमें भेजा, थोड़ा डिटेल्स और देंगे? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं 10,000 रुपीज से इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और एक मैं फ्लेक्सी कैप, एक मैं एसेट एलोकेशन फंड चूज करना चाह रहा हूँ। तो उससे अगर मुझे थोड़ी गाइडेंस मिल पाए तो। ओके, तो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है, और कोई टारगेट सेट किया है आपने सुदीप जी? किस टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहेंगे? वेल्थ क्रिएशन मैम। ओके, वेल्थ क्रिएशन इज ऑल्सो अ टारगेट। तभी हम वेल्थ क्रिएशन की पूरे इस महीने मार्च में बात भी कर रहे हैं, एंड इट्स इक्वली एन इम्पॉर्टेंट टारगेट। तो मुझे बताइए विश्वजीत जी कि वेल्थ क्रिएशन के टारगेट को पूरा करने के लिए सुदीप जी को अब क्या कदम उठाने चाहिए? 10,000 से निवेश की अगर शुरुआत करनी है तो कितना रकम इकट्ठा कर सकते हैं लॉन्गर टर्म में फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स? और ये स्पेसिफिकली फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए सुदीप जी, अगर आपके पास 15 वर्ष का समय है और आप बहुत ही कंजर्वेटिवली नहीं चलना चाहते, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो 10,000 के लिए मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आप प्योर इक्विटी फंड्स में ही जाएं, जिसमें फ्लेक्सी कैप फंड अवश्य होगा, लेकिन मल्टी एसेट फंड की शायद अभी आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगर 10,000 रुपए को मैं 2,500 रुपए की 4 SIPs करता हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड लें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लें, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड लें, और बंधन स्मॉल कैप फंड लें। तो इससे आपको डिफरेंट मार्केट कैप के फंड्स मिल जाएंगे और डिफरेंट AMCs के फंड हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है जो वेल्थ क्रिएशन आप करना चाहते हैं उसमें आपको ज्यादा मदद मिलेगी। पर अगर आपको लगता है कि मल्टी एसेट फंड में ही निवेश करना है, जहां पे कि फंड जो है डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करता है, चाहे वो कमोडिटीज है यानी कि गोल्ड या सिल्वर, डेट और इक्विटी, तो वो थोड़ा सा रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, रिस्क कम है उसमें, तो वो भी चूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड या फिर UTI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बट अगर अभी आपने स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 15 वर्ष के पीरियड में आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जो 4 फंड्स मैंने आपको सजेस्ट किया उसमें निवेश करें। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आपका 10,000 रुपए अगर 15 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो 12% का CAGR लेके चलते हैं तो केवल 50 लाख रुपए बनते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि हर वर्ष स्टेप अप करें अपनी SIP को 12-13% से, तब जाके आप 15 वर्ष में 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। तो ये अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, बट कोशिश करें बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करें, डिफरेंट मार्केट कैप्स में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करें, ताकि आप एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाए। और मेरी सजेस्ट यही रहेगी कि मल्टी एसेट फंड आपके लिए शायद सूटेबल ना हो अभी। ओके, तो मल्टी एसेट एलोकेशन की आपको शायद इस टारगेट के लिए जरूरत ना पड़े, लेकिन बाकी फंड्स की राय दी है आपको विश्वजीत जी ने, जो आप अपने इस वेल्थ क्रिएशन के टारगेट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, स्मॉल कैप, एक वैल्यू डिस्कवरी फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुदीप जी आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए, और बहुत धन्यवाद भी दोनों एक्सपर्ट्स का, हेमंत जी, विश्वजीत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।